हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉस्मोस प्रकाशन का एनसीईआरटी का सार संग्रह का बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोग साइंस के विज्ञान एवं पारिस्थितिकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को देख चुके हैं। बायोलॉजी का एक पार्ट देख चुके हैं, आज दूसरा पार्ट देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट में ही आप लोग से गुजारिश है कि चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम या कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलकर ऊतक द्रव में जाती है। तो हो जाएगा O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार का होता है। तो हो जाएगा सक्रिय ट्रांसपोर्ट का होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा तथा पोन्स में होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लिंगेटा तथा पोन्स में होता है। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है। तो फेफड़ों के ऊपर का आवरण प्लूरल कला का बना होता है। प्लूरल कला का बना होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है। तो सर्वाधिक CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और अगला प्रश्न है कि क्रिप्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है। तो हो जाएगा 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। 24 ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अणुओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। तो हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि किण्वन तथा अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो किण्वन तथा अनॉक्सी श्वसन की खोज लुईस पास्चर ने किया था। ईस्ट में इसका खोज किया था। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो हो जाएगा फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त पहुंचता है। वहीं पर हो जाएगा फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो हो जाएगा फुसफुस शिरा के माध्यम से। और श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो जाकर गैनांक श्वसन मापी के द्वारा किया जाता है। गैनांक श्वसन मापी के द्वारा श्वसन गुणांक का मापन किया जाता है। और शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिमिया या अनोक्सिया कहलाता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हो जाएगा नाइट्रोजन के कारण। अगला प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो जो लार होता है यह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो जाएगा अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है। तो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। तो जाएगा सिकेट्रिन होता है। अगला प्रश्न है कि पित्त का संचयन कहाँ होता है। तो पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है कि पित्त बाइल का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है। तो प्रोटीन्स का जो पाचन होता है यह आंत में पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है कि आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो हो जाएगा गैस्ट्रिन होता है। अगला प्रश्न है कि लार का टैलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है। तो हो जाएगा हल्के अम्लीय माध्यम में होता है। अगला प्रश्न है कि आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है। तो उसको क्रामाकुंचन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो हो जाएगा पित्त रस में पाया जाता है। पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है कि अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो अमाशय में भोजन के जीवाणु को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिसेशिका पाई जाती है? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है वो बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है वह यकृत है। कौन है? यकृत है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? तो जाएगा यकृत लीवर होता है। अगला प्रश्न है कि अमाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला आपका लीवर है, दूसरा अग्नाशय है, पैंक्रियाज। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से यकृत हो जाता है, लीवर। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो जाएगा ग्लूकोज बनता है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जाएगा विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मपप्स गलसुआ मम्प्स पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है, पैरोटिड ग्रंथि में। अगला प्रश्न है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? तो जाएगा अग्नाशय में होती है। मानव शरीर के किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रवण होता है? तो जाएगा अग्नाशय का होता है। अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? तो जो जठर ग्रंथियां है वह आमाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो जाएगा फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन का किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोक देता है? तो जाएगा हिपैरिन। अगला प्रश्न है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो जाएगा वृक्क, किडनी पर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जाएगा छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में छोटी आंत होती है किसके लिए? तो जाएगा अवशोषण के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने बाद दांत निकलना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो जाएगा वृक्क, किडनी से। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन का खोज बेटिंग और बेस्ट के द्वारा 1921 में किया गया था, बेटिंग और बेस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यूरिया यकृत लीवर में बनता है। एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? एल्कोहल के निराविशन के लिए यकृत होता है। अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में डायलिसिस बोलते हैं, हिंदी में अरक्त अपवहन बोलते हैं। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो जाएगा अमोनिया होता है। और दूरी का मात्रा का नियंत्रक क्या होता है? मूत्र की मात्रा का नियंत्रक ADH होता है, एंडी ड्यूरेटिक हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन होता है। और एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो जाएगा लगभग 1.5 लीटर होता है। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो जाएगा डाययूरेटिक करता है। अगला प्रश्न है कि विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? विल्स रोग में वृक्क, किडनी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो जाएगा कोशिका गुच्छ में होता है, कोशिका गुच्छ में होता है। चलिए कुछ देख लेते हैं कि विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जित अंग। मनुष्य में वृक्क, किडनी है। अमीबा में त्वचा सतह व रिक्तिका है। केचुआ में उत्सर्जित काय है। झींगा मछली में हरित ग्रंथियां है। फीता कृमि में फ्लेम कोशिकाएं हैं। और आर्थ्रोपोडा में मैलपीगी कोशिकाएं हैं।
कुछ और है सिलेंटेट्रा, तो त्वचा सतह हुआ मुख से करता है। वृक्क में जो पथरी जो किडनी स्टोन बन जाता है यूरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। अगला प्रश्न है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई का क्या नाम है, तो जगह नेफ्रॉन है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो नाखून में क्रिएटिन पाया जाता है, किरेटिन पाया जाता है। वृक्क किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको यूरीमिया बोलते हैं, यूरीमिया बोलते हैं, यूरीमिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, तो यूरोक्रोम का निर्माण लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। अगला प्रश्न है कि वृक्क किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो जाएगा 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न है कि वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है, तो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है कि वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्लीनुमा आवरण को क्या कहते हैं, तो इसको पेरिटोनियम बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उसको हीमोटूरिया बोलते हैं, हीमोटूरिया। अगला प्रश्न है कि शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो शरीर में संपूर्ण रक्त वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है, वृक्क किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। अमोनिया उत्सर्जक है, बाद में यह यूरियोटेलिक यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। चलिए कुछ देख लेते हैं कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग, तो वृक्क है किडनी रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। यकृत लीवर जो है यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। वृक्क किडनी है नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण करता है। आंत इंस्टाइन जो है कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित क्या होता है, तो जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से अमोनिया उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है कि गठिया रोग का क्या कारण है, तो गठिया रोग का कारण है रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना को गठिया रोग का कारण हो जाता है। और अगला प्रश्न है कि आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, तो इसको पेरिस्टासिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो जगह मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है, तो जगह अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है, प्रेरक कौशल तो जगह ललाट भाग के साथ। अगला प्रश्न है कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम्बेन सिफेलॉन, रोम्बेन सिफेलॉन। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो इसको अनिद्रा बोलते हैं, अनिद्रा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है, तो यह अंतराली केंद्रक करता है, अंतराली केंद्रक करता है। अगला प्रश्न है कि औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो हो जाएगा 1.36 kg होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है, तो हो जाएगा मेरुरज्जु करता है। अगला प्रश्न है कि सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है, तो हो जाएगा हाइड्रा में माना जाता है, हाइड्रा में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो जगह 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो मेरु स्पाइनल नर्व्स की हो जाती है 31 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में भूख तथा
तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो जाएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। और बात है कि डिलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो जाएगा मस्तिष्क के। अगला प्रश्न है कि शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो जाएगा मस्तिष्क को होती है। और तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो जाएगा उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम पता मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रवण का उत्तेजन किस तंत्र के द्वारा होता है? तो जाएगा प्राणुकंपी तंत्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करता है? तो जाएगा तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र करता है। और जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो जाएगा बुलिमिया रोग से पीड़ित है। और जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो जाएगा हाइपोथैलेमस में होता है। और एपीथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो एपीथैलेमस पिनियल ग्रंथि और हैबेन्युला ग्रंथि का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो जाएगा सोडियम पदार्थ की। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो जाएगा 3 भागों में, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो इसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष एक्सॉन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो उस आवरण को मेलिन बोलते हैं, मेलिन। अगला प्रश्न है कि सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो जाएगा मस्तिष्क में नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जाएगा तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा उपकरण उपयोग सीटी स्कैन से क्या होता है? तो इसका उपयोग शरीर में असामान्यता के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। इसका होता है फुल फॉर्म कंप्यूटराइज टोमोग्राफी होता है। सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ऑटो एनालाइजर का प्रयोग जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए किया जाता है। पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो जगह सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो इसको सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो जगह WBC करती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स करती है। अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो जगह O समूह का। और हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। और वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है, यानी 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। और रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1901 और 1900 कहीं कहीं देता है, कहीं 1901 देता है दोस्तों। तो 1900 से लेकर 1901 के बीच में इसका खोज किया गया था ब्लड समूह का। और RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो जाएगा बंदर से, रिसस नामक बंदर से। और AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। और श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर की प्रतिरक्षा करना। और रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो जगह कैल्शियम की। और RBC शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो जगह प्लीहा, स्प्लीन में। और मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 mmHg होता है।
रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह जाएगा तरल संयोजी ऊतक है। और यदि एक पिता का रक्त वर्ग समूह ए है और माता का ओ है तो उसकी संतान रक्त कौन सा होगा? तो ए अथवा ओ हो सकता है। और रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होता है? तो जाएगा लिम्फोसाइट के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि दिल का दौरा पड़ने के लिए पहले को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा गोल्डन आवर के नाम से। और रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित किस रोग? अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है, यानी शुगर लेवल जो होता है शरीर में उसका नियंत्रण इंसुलिन करता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो यह हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। चलिए, रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं जो होती है उसके बारे में देखते हैं। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बोबिन प्लस कैल्शियम जब होता है तो थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। ठीक है। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो होता है तब जाकर फाइब्रिबिन बनता है और फाइब्रिन प्लस रुधिराणु तब जाकर रक्त का थक्का बनता है। और जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो जगह एंजाइम्स होता है। ठीक है। और एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना होता है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां को कोरोनरी धमनियां कहते हैं। ठीक है। हृदय धमनियां यानी कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? तो जाएगा अस्थि मज्जा, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ठीक है। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल जो होता है लगभग 90% के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो स्टार्च के जल अपघटन से एमाइलेज का निर्माण होता है। एमाइलेज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का ब्लड जो क्लॉटिंग होता है बनने में फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? यानी हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो यह पोटेशियम करता है। और एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक है, बायो कैटलिस्ट है। ठीक है। बायो कैटलिस्ट। अगला प्रश्न है कि एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो एक धड़कन या हृदय की गति की एक आवृत्ति में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक ऊंचाई पर आरबीसी की संख्याओं में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है कि एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो जो एनीमिया रोग होता है वह फॉलिक एसिड के कारण होता है। ठीक है। खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। तो फॉलिक एसिड पदार्थ की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो हो जाएगा ग्रेट सैफिनस शिरा। ग्रेट सैफिनस शिरा जो है पैर में उपस्थित एक शिरा है, वहीं मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा है। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणों की संख्या श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है, यानी ब्लड कैंसर हो जाएगा? तो जाएगा 12,000 पर सीसी हो जाएगा। 12,000 पर सीसी हो जाएगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। और ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ल्यूकेमिया, याद रखिएगा दोस्तों, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्तदाब का उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब के उपचार में सर्पगंधा एक पौधा है, उसी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है?
तो हो जाएगा एरोटा, जिसको महाधमनी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम है एरोटा। महाधमनी अगर नहीं रहे तो एरोटा याद रखिएगा, एरोटा ऑप्शन में रहता है। और किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा एस्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चले नेक्स्ट है कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह कैसे होता है? शरीर में अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से महाधमनी में जाता है, महाधमनी से धमनिया में, धमनिया से धमनिकाय में, तब कोशिकाएं अंग में जाता है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में 150 से 260 mg पर 100 ml होता है। 150 से 260 mg पर 100 ml होता है। और रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? तो रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी यह है ग्लाइकोप्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो यानी आरबीसी में कुछ विकृति हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग और उसके कार्य देखते हैं। जैसे हृदय का क्या कार्य है रक्त परिसंचरण में? तो रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना है। हृदय का काम है कि रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना है। धमनियां आर्टरीज का काम है कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना है। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना है। अब शिरा का क्या है? तो अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना है। कोशिकाएं, तो धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करना होता है कोशिकाएं का काम। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हो जाएगा उच्च रक्तदाब को कम करने में रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो हो जाएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा या कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। तो रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ कौन कौन से हैं? रक्त प्लाज्मा, तो रक्त प्लाज्मा जो है इसका जो है या हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, ठीक है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है, ऑस्मोटिक दाब स्थापित काम करता है या एल्बुमिन करता है। और ग्लोब्यूलिन जो करता है यह संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और फाइब्रिनोजन जो होता है रक्त का स्कंदन करता है, नेक्स्ट प्रश्न है कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो यह हो जाएगा AB और AB हो जाएगा, AB तीनों हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। अब सर दोस्तों डेंगू जो रोग हो जाता है, डेंगू जो मच्छर काटने से डेंगू हो जाता है और डेंगू बीमारी होने से प्लेटलेट्स की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो हो जाएगा 14.5 ग्राम होना चाहिए। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 ग्राम होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन यह हो जाता है एंजाइम्स है जो पाचन में सहायक होता है। चलिए माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह यह चीज इसका ले लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो जाएगा 100 से 120 दिन, कहीं कहीं आपको 20 से 120 दिन के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन के बीच में होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को हाइपरग्लिसेमिया कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को हाइपरग्लिसेमिया कहते हैं। चलिए अब रक्त संबंधी समस्याएं, बार बार क्वेश्चन पूछता है, जब उच्च रक्तचाप होता है तो उसको एक वर्ड में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं।
अगर निम्न रक्तदाब है तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। देखिए ऊंच रहेगा तो हाइपर टेंशन, निम्न रहेगा तो हाइपोटेंशन। और हीमोफीलिया को आघात से रक्तस्राव कहते हैं और अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। चलिए अब है दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करता है? तो ऑक्सीटोसिन का स्राव पीयूष ग्रंथि करता है, पीयूष ग्रंथि करता है। अगला प्रश्न है कि मां और शिशु के मध्य गले लगना या चुमना किस हार्मोन के स्रावन को उत्सर्जित करता है या प्रेरित करता है? तो जाएगा ऑक्सीटोसिन। और मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाले परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित रेगुलेट करता है। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित करता है। और किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन में। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो जाएगा अग्नाशय से। और मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय यानी जामा, संचय मतलब एकत्रित होना, या पित्ताशय गॉल ब्लैडर में होता है। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन का क्या नाम है? तो हो जाएगा TSH है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखिएगा, कभी कभी TSH का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। अगला प्रश्न है कि लॉरो और उरो फाइट एंड फ्लाई के नाम से कौन से हार्मोन को जाना जाता है? तो फ्लाइट एंड फ्लाई के नाम से एड्रीनेलिन हार्मोन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन, तीनों याद रखिएगा दोस्तों। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीय है? तो हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगाया जाता है। और मनुष्य में मधुमेह रोग जो हो जाता है किस हार्मोन की कमी से? तो हार्मोन इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, हार्मोन की कमी से डायबिटीज मनुष्य में हो जाता है। और अग्नाशय को पाचक रस के रूप में उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका नाम है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन है। और यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो वृद्धि हार्मोन का रिसाव पीयूष ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। और हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहता है? तो इसको कार्यात्मक रोग कहता है, कार्यात्मक रोग कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं मानव हार्मोन्स तथा उनकी भूमिका शरीर में क्या होती है। जैसे सिमेटोस्टेटिन है तो यह वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकता है। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन जो है प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है और स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है। अब है मेलाटोनिन, यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रीनेलिन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास या एस्ट्रोजन का कारण है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है और गर्भाशय बनाए रखने में सहायक होता है। टेस्टोस्टेरोन या पुरुष हार्मोन है, पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है और पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास या टेस्टोस्टेरोन का ही काम है और पेशियों के विकास में सहायक होता है। अब है रेनिन, एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजिटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है?
तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाएगा डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस नामक रोग हो जाता है वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? तो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पैरोटिड ग्रंथि या कान के नीचे पाई जाती है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यह हो जाएगा थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है? थाइमस ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? तो हो जाएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की गोलियां दी जाती है। और पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर अग्नाशय, अग्नाशय अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मानव की त्वचा को रंग प्रदान मेलानिन करता है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो जगह हाइपोथैलेमस थायराइड ग्रंथियां करती है। अगला है कि हार्डेरियन ग्रंथियां नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथियां कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांग की ग्रंथियां है, यूट्रिकुलर ग्रंथियां। आंत ग्रंथियां हो जाएगा कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होता है। श्लेष्म ग्रंथियां या मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव श्लेष्म ग्रंथियां ही करता है। अब है ब्रूनर्स ग्रंथियां हो जाएगा कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। और प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती है। और काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों में सहायता प्रदान करती है। चलिए, एक तरफ ग्रंथि हार्मोन है जैसे अग्नाशय है, ये हो जाएगा ग्लूकागॉन, हो जाएगा ग्लूकागॉन। पीयूष ग्रंथि हो जाएगा थायराइड उद्दीपक हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। अधिब्रिक कोर्टिसोल्स, ब्रिक विटामिन डी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? तो हो जाएगा यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हो जाएगा जस्ता होती है। और मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा परावटु हार्मोन करेगा, ठीक है, परावटु हार्मोन। और हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करता है। और आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। और यही थायराइड ग्रंथि अगर नहीं नियंत्रित हो तो शरीर में गलकंड रोग हो जाएगा, थायराइड नामक बीमारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस प्रकार से जमा होती है? तो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में होती है, ग्लाइकोजन के रूप में होती है। चलिए, पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं पानी से भय, विषाणु के कारण होता है। और मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? तो हो जाएगा मेनिंजाइटिस का। और शिशुओं में अतिसार डायरिया का क्या कारण है? तो हो जाएगा रोटा वायरस। शिशुओं में अतिसार जो डायरिया का कारण हो जाता है यह रोटा वायरस होता है। और वातोन्माद हिस्टीरिया रोग मुख्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करती है, यानी हिस्टीरिया जो एक रोग है वह महिलाओं को प्रभावित करती है। और अंध बिंदु या पित्त बिंदु आंख के किस भाग में पाया जाता है? तो जाएगा दृष्टिपटल रेटिना में पाया जाता है। और आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो जाएगा दृष्टिपटल में। और सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो जाएगा फेफड़ा से है। और ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो हो जाएगा यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। और भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो जाएगा सैल्मोनेला बैसिलाई के कारण होती है। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं।
और जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है, तो हो जाएगा कैडमियम के कारण हो जाएगा, कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। और फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है, तो हो जाएगा मानसिक जड़ता से फेनिल कीटोन्यूरिया रोग संबंधित है। और पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है, तो हो जाएगा निम्न रक्तचाप से। और आनुवांशिक रोग लिंग सहलग्न कौन है, तो हो जाएगा रॉयल हीमोफीलिया, यह एक क्या है, आनुवांशिक रोग है। और भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन यानी रक्त का जमाव नहीं होता है। खसरा की बीमारी होती है तो खसरा वायरस से होता है। और पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से बुलू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, बुलू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है, तो जाएगा प्लेटलेट्स की। और मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जाएगा स्प्लीन, तिल, प्लीहा। और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। और ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मिक समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो यह आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। और यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो ब्रिक किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है, तो साल्क टीका यह पोलियो से जॉन साल्क के द्वारा इस टीका का खोज किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया साल्क टीका। और साल्क टीके का आविष्कार जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है, तो एथलीट फुट नामक बीमारी फफूंद कवक से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग करते हैं, तो जाएगा रेडियो सोडियम का प्रयोग करते हैं। और पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सी बीमारी होने की संभावना होगी, तो जाएगा बेरी B1 की कमी हो जाता है इसमें। और प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर होता है। और हानिकारक विकिरणों से शरीर के अंगों में मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होता है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, तो जाएगा अस्थि रंध्रता ऑस्टोप्रोसिस के लिए हो जाता है, ठीक है, बीएमडी किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है, तो जाएगा एडिज मच्छर। और मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार FG वेटिंग ने किया था 1921 ईस्वी में। वेटिंग और वेस्ट भी कहीं कहीं देता है आपको। चलिए जीवाणु जनित कुछ रोग देख लेते हैं। रोग है हैजा, तो जाएगा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। डिप्थीरिया कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई के कारण होता है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। कोढ़ लिप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रोसी के कारण होता है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण हो जाएगा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा के कारण। प्लेग जो होता है तो हो जाएगा पास्चुरेला पेस्टिस के कारण हो जाएगा, ठीक है, ये जीवाणु का नाम है। काली खांसी बोर्डिटेला पर्टुसिस के कारण। न्यूमोनिया डिप्लोकोक्लन न्यूमोनी के कारण। गुनोरिया निसराई गोनोरोही के कारण। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण। सुजाक गोनोकॉकस गोनोरहोई के कारण हो जाता है। अबिंदुकता जो हो जाता है नामक रोग आंख को प्रभावित करता है। और निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रेपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, तो जाएगा गोल कृमि के कारण होता है। HIV के द्वारा होने वाला कौन सा रोग है, तो जाएगा एड्स का फुल फॉर्म पूछता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है, तो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। एड्स HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA व प्रोटीन पाया जाता है। एड्स का संक्षिप्त रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम हो जाएगा। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जाएगा रॉबर्ट गेलो के द्वारा HTLV-3 का खोज किया गया था। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई जीडोविडिन है या एजुडिथाइमिडिन ZDT इसका नाम है। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए
सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक हो जाता है। और एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो जगह एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो जगह हीमोग्लोबिन की। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं, तो उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। इसी कारण एड्स, छोटी माता एवं गलसूआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जगह यकृत, लीवर प्रभावित होता है। ब्राइट्स रोग का शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ब्राइट्स रोग से? तो जगह गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो जगह कैंसर के लिए किया जाता है। और सिलिकोसिस क्या है? तो जगह फेफड़ों से संबंधित एक रोग है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में सफेद कली हो जाएगा, यह जिंक जस्ता की कमी से हो जाएगा। सफेद कीट एक फसल का रोग है, यह सरसों में पाया जाता है। पायरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? पायरीला तो जगह गन्ना में। और भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण से होता है? तो जगह सफेद मक्खी के कारण होता है। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो जगह हेपेटाइटिस के उपचार में किया जाता है। रानीखेत एक रोग है जो मुर्गियों से संबंधित है। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होता है। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग का नाम बताना है। एक हो जाएगा ब्लैक किट और एक स्मट। ब्लैक किट और स्मैट रोग गेहूं में हो जाता है कवक के कारण। धान का टुंगरू विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो जगह हरी पत्ती के फुदके के द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। BCG बैसिलस कामेटग्यूरिन का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यकृत शोथ हेपेटाइटिस कैसा रोग है? तो जगह विषाणु जनित रोग है। चलिए पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, अब विषाणु जनित रोग में कौन कौन आता है? देखिए छोटी माता है। छोटी माता कौन से विषाणु से? तो बैरिसेला विषाणु से। मेमल्स खसरा मोरबिली वायरस से। पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, चेचक बैरियोला वायरस से हो जाता है। छोटी माता बैरिसेला और चेचक बैरियोला वायरस। जननांग हर्पिस वायरस के कारण होता है। एड्स HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिव वायरस के कारण। हेपेटाइटिस वायरस से। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई से। गलसूआ ममप्स वायरस से। जेनाइटल हर्पिस हो जाएगा सिमलैक्स वेजिनेलिस से। डेंगू वायरस से। कोविड-19 कोरोना वायरस से, ठीक है, ये सभी वायरस के कारण हुआ है। और रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो इसको वेक्टर बोलते हैं। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर बोलते हैं। और थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, ये जो प्रभावित करता है ब्लड को। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो नेत्र का रोग है यह। और पोलियो माइलेटाइस रोग विषाणु से होता है। और रक्त में RH क्या है? तो यह एक प्रतिजन है। चलिए कोरोना वायरस एवं कोविड-19 देख लेते हैं। कोरोना वायरस एक विषाणुओं का एक बहुत बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सार्स तक हो सकता है। और वर्तमान में दुनिया भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी पैंडेमिक का रूप ले लिया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 के लक्षण क्या क्या था? कि इसमें था कि बुखार, सूखी खांसी, थकान, कम सामान्य लक्षण, सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद और सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया, नेत्र श्लेष्मा शोथ आदि यह इसका कोविड-19 का लक्षण था। उपचार इसका क्या क्या देख लेते हैं। उपचार में विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिक समुदायों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत कम समय में कोविड-19 के विरुद्ध अनेक प्रतिरक्षा वैक्सीनों का विकास में सफलता प्राप्त की गई। प्रमुख वैक्सीन निम्नवत है।
कोविडशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना यूएस में, कोवैक्सीन भारत बायोटेक और कोर्बेवैक्स भारत का, स्पुतनिक 5 रूस में, कोविड-19 जॉनसन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी नीदरलैंड, कोरोनावैक साइनोवैक चीन के द्वारा यह तैयार किया गया था वैक्सीन। कोविड-19 से बचाव के उपाय में क्या रखा गया था कि एक दूसरे से पर्याप्त दूरी, लगभग 6 फीट की दूरी रखना था, सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना, किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। इस संबंध में सरकार और प्रशासन के द्वारा निर्देशों का पालन करना था ये सब। चलिए अब जीवाणु जनित रोग देख लेते हैं, जैसे हैजा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है, डिप्थीरिया कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीराई के कारण होता है, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी के कारण, टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफाइड के कारण, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के कारण, एक बार देख चुके हैं दोस्तों इसको, काली खांसी बोर्डिटेला पर्टुसिस के कारण, ठीक है, ये सब एक में पढ़ चुके हैं। टीका रोग किस में होता है, तो टीका रोग मूंगफली में होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण होता है, तो जगह रेबीज विषाणु के कारण होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा मेमल्स जो होता है या विषाणु के कारण ही होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग यह भी विषाणु के कारण होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कॉर्टिकोलस बोलते हैं, कॉर्टिकोलस। एक है खैरा रोग, किसके कारण होता है, तो खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग यह हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो यह यकृत करता है। कालाजार का संचार किससे होता है, तो जगह सिकता मक्खी से। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो जगह डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टेटनस होता है। चलिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र और उनके जनक देख लेते हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जनक लुई पास्चर को। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को। जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को माना जाता है। चलिए अब प्रोटोजोआ से जनित रोग देख लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है, और एमीबिएसिस एंट अमीबा सिम्प्लेक्स के कारण। काला आजार लिस्मेनिया डिडावानी से बालू मक्खी काटने से होता है। सैंड फ्लाई पायरिया एंट अमीबा जिंजिविलिस से। सोने की बीमारी ट्रिपनोसोमा से होता है। चलिए अब है फुसफुस धूलियामाता से। कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं, इसका नाम है फुसफुस धूमलियाता। अब देख लेते हैं कि कवक जनित रोग, पादप रोग और रोगकारी वाहक। आलू का विलंबित अगमारी हो जाएगा फाइटोथोरा इन्फेंटन्स के कारण होता है। आलू का पूर्व अगमारी या कवक के कारण होता है। देख लीजिए मूंगफली का टीका रोग, गन्ना का लाल बिगड़न, गेहूं का लाल कीट, गेहूं का सलथकंड, गेहूं का चूर्ण आसिता, यह सभी कवक के कारण होता है। क्रूसीफेरी का सफेद कीट, बाजरा का मृदु रोमोल, ये सब याद रखेगा दोस्तों। चलिए आनुवंशिक वैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल को। एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अनिल हरित शैवाल का सहचारी होता है। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको जीन बोलते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम का प्रयोग करते हैं। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया, तो मटर के पौधे पर। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। और जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है, तो जगह साइनो बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। और जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं, तो जगह क्रोमोसोम के द्वारा जाता है। और पुरुष सेक्स हार्मोन कौन होता है, तो जगह टेस्टोस्टेरोन होता है। और कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेंगा ग्वाइटर रोग हो जाता है, तो जगह थायराइड से। और प्राणियों में आहार, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण उपचय 3 प्रमुख गुण होता है। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है, तो स्वेद वाष्पन की क्रिया यह ऊष्मा शोषक क्रिया का उदाहरण है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल होता है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जीवाश्मों की आयु का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। प्रथम डायनोसोरियम
केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? डायनोसोरियम केंद्र स्थापित हैदराबाद में किया गया था। और भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं पाई जाती है, अनसैचुरेटेड फैट पाई जाती है। और गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करना होता है। और फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो फेरोमोन्स या कीटों में पाया जाता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो हो जाएगा लेमिनेरिया नामक एक शैवाल से प्राप्त होता है। ट्रेकोमा बीमारी किस रोग किस अंग से संबंधित है? तो हो जाएगा आंख से। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो हो जाएगा हर्बेरियम कहलाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। और गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा तोड़ने को लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में की जाने वाली परकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में मुख्यतः मैग्नीशियम पाया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कृत्रिम रेशा आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से रेयॉन को जानते हैं। और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड का प्रयोग शाकनाशी के रूप में करते हैं। और एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति को उपपरजीविता कहते हैं। और आंख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो जगह पीला एवं हरा के लिए। और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग करते हैं? तो जगह रतनजोत और जेट्रोफा का। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल का प्रयोग गन्ना एवं मक्का से किया जाता है। और व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो जगह कुक्कुटों की। दीमक को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दीमक को श्वेत चींटी यानी व्हाइट एंट के नाम से जानते हैं। और भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नेको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था एड्स से संबंधित है। CDRI कहाँ स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या लखनऊ में है, लखनऊ में स्थित है CDRI। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो जगह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। ऑक्सोनोमीटर का उपयोग पादपों की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग पादपों की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। और भारत का प्रथम दंत चिकित्सक महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो जगह कोलकाता में किया गया है। और भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फेटल ग्रोथ को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग करते हैं। हेरोइन या नोक्सापिन पादप से निर्मित की जाती है। किससे की जाती है? तो जगह अफीम पोस्ता से की जाती है। अफीम पोस्ता से इसका प्रयोग हेरोइन और नोक्सापिन का उपयोग करते हैं। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन सा जंतु उपयोगी होता है? तो जगह मधुमक्खी होता है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खी उपयोगी होता है। और मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो ये जगह नर्तन डांस से पहचानता है। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो जगह पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से यह संभव होता है। पॉलस ने कि पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो पेसमेकर को SA नोड्स के नाम से जाना जाता है। SA नोड्स के नाम से पेसमेकर को जाना जाता है। और शीतल पेयों में किस पदार्थ की मात्रा होती है? तो जगह कैफीन की मात्रा होती है। और डॉक्टरों के द्वारा मरीज के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछे कि एंडोस्कोप जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जगह जेनेटिक कोड की व्याख्या एवं प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। और स्वान डॉग्स उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो एक डिंगो जो उपजाति है यह नहीं भौंकता है। और घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा। और बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि
किस पादप में पाई जाती है? तो जगह पोस्ता में पाई जाती है। और ऊंट अपने कुबर का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। जोराविक 7 कृत्रिम हृदय का आविष्कार रॉबर्ट जोराविक के द्वारा किया गया था। और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। और वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तनों में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो जगह सेलुलोज पाया जाता है। और निषेचन के बिना अंडे का विकास को क्या कहते हैं? तो इसको अनिषेच जनन बोलते हैं। और धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि, डैपाग मेथड या फिलीपींस देश में विकसित हुई थी। और नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो जगह कॉर्निया को किया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट किया गया था। और भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म का नाम है जया। और हृदय के कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा में नहीं होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ कौन होता है? तो मुख्य मच्छर विकर्षक यह हो जाएगा पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो जगह नीम से प्राप्त होता है। चलिए अब आविष्कार और खोज देख लेते हैं। जैसे विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए और बी या मैक्लोन के द्वारा किया गया था। विटामिन सी का खोज आविष्कार होलकट के द्वारा किया गया था। विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। सल्फा ड्रग्स का खोज डोमैक गेरहर्ड डोमैक के द्वारा किया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन सेल्समैन वॉक्समैन अब्राहम के द्वारा इसका खोज किया गया था। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। होम्योपैथी या इसका आविष्कार हैनीमैन जर्मनी में इसका हुआ था। मलेरिया परजीवी और चिकित्सा का आविष्कार रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। और पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटा जाटो के द्वारा किया गया था। लिंग हार्मोन स्टेनाज के द्वारा। और ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिलेहॉल के द्वारा किया गया था। और गर्भ निरोधक गोरिया पिनकस के द्वारा किया गया था इसका खोज। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो जगह अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। और जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि बनाई गई है? तो जगह इंटरफेरॉन बनाई गई है। इंटरफेरॉन। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो जगह वेटनरी थर्मामीटर से। और लोही किस जंतु अथवा पादप का एक नस्ल है? नस्ल से बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है। तो जगह भेड़ का एक नस्ल है लोही। केसर पौधे के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त होता है। बीटी बैगन आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति होल्स्टाइन गाय है। होल्स्टाइन गाय। चलिए अब देख लेते हैं आविष्कार खोज। प्रथम परखनली शिशु एडवर्ड एवं स्टेप्टो था। एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो इसका खोज किया गया था प्रथम परखनली शिशु का। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का खोज ईसीजी का विलियम इथोवेन के द्वारा किया गया था। एंटीजन लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। आरएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। डीएनए का खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। इंसुलिन का खोज फ्रेडरिक ग्रांट वेटिंग के द्वारा किया गया था। क्लोरोफॉर्म का खोज हैरिसन तथा सिम्पसन के द्वारा किया गया था। चेचा का टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। टेरामाइसिन का खोज फिनेल के द्वारा किया गया था। और टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। पोलियो वैक्सीन जोनाल्ड सौर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। बीसीजी कालमेट और कैमिली गुएरिन के द्वारा किया गया था। और बैक्टीरिया ल्यूहेनहॉक और रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा इसका खोज किया गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अब पॉलिटी से शुरू करेंगे कॉस्मोस प्रकाशन का। अब पॉलिटी, इसके बाद पॉलिटी का वीडियो आएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ लेकर अपना रिवीजन